हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। फ्रेंड्स, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो रंजीत सिंह जो सर हैं उनका टीजीटी पीजीटी का बुक है सक्सेस इन योर हैंड। उसको हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि शेक्सपियर चल रहे हैं और शेक्सपियर के एक वीडियो हो चुका है। ये सेकंड नंबर का वीडियो है, ध्यान से आप देखिएगा। ये जो है हमारा रहेगा ये सम फेमस बुक्स ऑन शेक्सपियर। शेक्सपियर के ऊपर जो बुक लिखा गया है उनके बारे में बात करेंगे कि किसने किसने शेक्सपियर के ऊपर बुक लिखा है या क्रिटिसिज्म लिखा है। ये सारी हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला जो है वो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ये जो लिखा गया है टी.एस. इलियट, थॉमस स्टन इलियट के द्वारा लिखा गया है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। तो जो ये हैमलेट रहते हैं शेक्सपियर के द्वारा जो लिखा गया है हैमलेट, उसमें ये बताते हैं टी.एस. इलियट कि ये जो है आर्टिस्टिक फेलियर है और मैकबेथ को बोलते हैं वो आर्टिस्टिक सक्सेस है। तो यही सारी बातें इसमें बताया गया है इलियट के द्वारा। अगला है शेक्सपियर इन हिज क्लासरूम। शेक्सपियर इन हिज क्लासरूम, ये जो लिखा गया है दोस्तों, ये लिखा गया है थियोडोर ड्वाइट के द्वारा। थियोडोर ड्वाइट के द्वारा शेक्सपियर इन द क्लासरूम, यानी शेक्सपियर को क्लासरूम में ये बैठा दिए। कौन? ड्वाइट। अगले हैं लिखने वाले हैं शेक्सपियर के ऊपर ए.सी. ब्रैडले। ए.सी. ब्रैडले क्या लिखते हैं? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ये कब लिखते हैं? 1904 में। ए.सी. ब्रैडले कब लिखते हैं? 1904 में लिखते हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। उसके बाद क्या लिखते हैं? दूसरा वाला ऑक्सफोर्ड लेक्चर ऑन पोइट्री। ऑक्सफोर्ड लेक्चर ऑन पोइट्री, यानी ऑक्सफोर्ड में पोइट्री पर लेक्चर ए.सी. ब्रैडले ही लिखे हैं। और किसके ऊपर लिखे हैं? शेक्सपियर के ऊपर लिखे हैं। दोनों का दोनों शेक्सपियर के ऊपर है। एक आता है आपका 1904 में और दूसरा आता है आपका 1909 में। यानी कि पहला वाला जो है आपका शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 में और ऑक्सफोर्ड लेक्चर ऑन पोएट्री 1909 में। अगला देखते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड लेडी मैकबेथ। यानी लेडी मैकबेथ को कितने बच्चे हैं? ये किसने लिखा है? एल.सी. नाइट। यह एक एसे है जो बुक के फॉर्म में पब्लिश किया गया है एल.सी. नाइट के द्वारा। एल.सी. नाइट, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड लेडी मैकबेथ। उसके बाद अगला है ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। यानी ये जो लिखा गया है ये लिखा गया है आपका थॉमस डी क्वेंसी के द्वारा। थॉमस डी क्वेंसी लिखते हैं ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ 1823 में। थॉमस डी क्वेंसी लिखते हैं, शेक्सपियर के ऊपर ही ये बुक है। अगला है द व्हील ऑफ फायर। द व्हील ऑफ फायर, यानी कि जो फायर का है वो एक गोला है, वो लिखा गया है शेक्सपियर के ऊपर ही लिखा गया है। ये जो है कई पार्ट में है, देख लीजिए किस किस पार्ट में है। इम्पेरेशंस ऑफ इंटरप्रिटेशंस ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। उसके बाद है इम्पीरियल थीम। उसके बाद है द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट, क्लाउन ऑफ लाइफ, शेक्सपियर एंड टॉल्स्टॉय, जॉर्ज रिचर्ड, विल्सन नाइट। ये क्या है आपका? व्हील ऑफ फायर है। ठीक है, आगे देखते हैं। द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट। अगला है आपका द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट और स्टडी ऑफ हैमलेट। यानी हैमलेट की स्टडी में क्या बताया गया है? अ टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट। द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट। अगला है आपका द टाइम इज़ फ्री। ये लिखा गया है स्टडी ऑफ मैकबेथ और ये लिखा किसके द्वारा है? रॉय वॉल्कर के द्वारा। रॉय वॉल्कर, यानी कि जो हैमलेट रहता है उसमें टाइम को जो है ज्वाइंट नहीं करता है, टाइम को ज्वाइंट नहीं करता है। लेकिन जो मैकबेथ है टाइम इज़ फ्री। मैकबेथ क्या है? टाइम इज़ फ्री। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये रॉय वॉकर के द्वारा लिखा गया है। अगला है अ शॉर्ट बायोग्राफी इंटाइटल्ड सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर निकोलस रोवे। यानी कि ये बायोग्राफी है, ये एक शॉर्ट बायोग्राफी है। ये पहला प्रयास किया गया था निकोलस रोवे के द्वारा कि सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर के लाइफ के बारे में बताया गया है। ये होता है इनका फर्स्ट बायोग्राफर, इनको माना जाता है। अगला देखते हैं। अगला है शेक्सपियरियन कॉमेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन कॉमेडी कब लिखा गया है? 1938 में। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कब लिखा गया है? 1948 में। यानी कि कॉमेडी को 38 में लिखते हैं और ट्रेजेडी को 48 में लिखते हैं। ठीक है, ट्रेजेडी को 48 में। और ये लिखते कौन है? H.B. चार्टन। ठीक है,
शेक्सपियरियन कॉमेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। एक कॉमेडी जो होता है 38 में आता है और ट्रेजेडी जो है 48 में आता है, और ये चार्टन के द्वारा लिखा गया है। अगला है शेक्सपियर्स वर्ल्ड ऑफ इमेजेस, डेवलपमेंट of his moral idea by Donald Alfred Stauffer that has a many famous chapter entitled। अब इसमें बोला गया है शेक्सपियर्स वर्ल्ड ऑफ इमेजेस, द डेवलपमेंट ऑफ हिज मोरल आइडियाज बाय डोनाल्ड अल्फ्रेड स्टॉफर, इनके द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं। और कौन कौन से चैप्टर्स हैं, यानी ये देखिए ये बुक है, ठीक है। ये जो लिखा गया है ये डोनाल्ड के द्वारा लिखा गया है, शेक्सपियर्स वर्ल्ड इमेजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज मोरल आइडियाज़, और ये लिखे कौन है, डोनाल्ड अल्फ्रेड। उसके बाद ये जो बुक है दोस्तों शेक्सपियर वर्ल्ड ऑफ इमेज, इसमें जो चैप्टर आता है उसमें चैप्टर कौन कौन सा है, द कंट्री माउस, द स्कूल ऑफ लव। ये आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं शेक्सपियर के बारे में ही बताई जाती हैं, और इसी पर ये बुक भी लिख देते हैं डोनाल्ड अल्फ्रेड। क्या बोलते हैं, कंट्री माउस बोला जाता है इनको, स्कूल ऑफ लव, रोमियो एंड जूलियट, द गार्डन ऑफ ईडन, द गार्डन ऑफ ईडन, द अनवेडेड गार्डन, द डार्क टावर, रोड टू फ्रीडम। ये सब जो है इसका चैप्टर है इस बुक का, जो कि अल्फ्रेड स्टॉफर के द्वारा लिखा गया है। अगला देखते हैं द फूल्स ऑफ शेक्सपियर, जो कि फेडरिक के द्वारा लिखा गया है, वार्डे फेडरिक के द्वारा। ये जो शेक्सपियर के फूल्स होते हैं उन्हीं के ऊपर ये बुक है, 1913 में आता है फूल्स ऑफ शेक्सपियर। उसके बाद है द क्रिटिकल एसे शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग, रिटन बाय वाल्टर पीटर। वाल्टर पीटर लिखते हैं कि शेक्सपियर्स इंग्लिश नाइट, शेक्सपियर के जो इंग्लिश नाइट्स हैं उनके ऊपर लिख देते हैं। भाई कोई फूल्स के ऊपर लिख दे रहा है, कोई नाइट्स के ऊपर लिख दे रहा है। फेडरिक लिखते हैं फूल्स के ऊपर, फेडरिक जो है फूल्स के ऊपर लिख देते हैं, और वाल्टर पीटर किंग्स के ऊपर लिखते हैं। उसके बाद अगला है सम फेमस क्रिटिकल रिमार्क ऑन शेक्सपियर। अब अगला है आपका जो हेडिंग है वो क्या है आपका, जो शेक्सपियर हैं उनके ऊपर क्रिटिकल रिमार्क्स कौन कौन दिए हैं और कब कब दिए हैं, किस में दिए हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अगला वाला जो कंटेंट है हमारा वो है क्रिटिकल रिमार्क पे। इसमें दिया है फॉर देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स विथ दिस हिज टाइगर्स wrap hurt wrap in a prayer's hide, supposes he is as well able to bombast out blank words as the best of you, and being an absolute Jones fact photom it in his own conceit the only sex scene in the country इन अ कंट्री। ये जो लिखा गया है दोस्तों ये रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा ग्रोथ वर्ल्ड ऑफ विट 1592 में, यानी रॉबर्ट ग्रीन जो होते हैं यूनिवर्सिटी विट्स, वो कैसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं शेक्सपियर को, उनको बोलते हैं ये अभी अभी अपस्टार्ट करो, अभी अभी उड़ना शुरू किया है, ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स, यानी कि वो सजाया है, कैसे सजाया है अपनी पंखों को, वो हमारी पंखों को लेकर के सजाया है, और वो अभी अभी उड़ना शुरू किया है। वो क्या किया है, वो एक जो प्लेयर है वो एक टाइगर का खाल पहन करके हमारी तरह ब्लैंक वर्ड्स का बम्बास्ट यूज़ करना शुरू किया है, ब्लैंक वर्ड्स का बम्बास्टिक यूज़ करना शुरू किया है, और वो कंसीट का अच्छा खासा यूज़ कर रहा है। और इसमें एक चीज़ दिया गया है जोहान्स फैक टोटम, इसका मतलब होता है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, यानी कि वो बोल रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन कि उसको जो है मास्टर किसी में नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज हर चीज़ का है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बोली जाती हैं किसके लिए, वर्ड्सवर्थ की, अरे शेक्सपियर के लिए बोली जाती हैं रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। आगे चलते हैं। आई लव्ड द मैन, आई डू ऑनर हिज मेमोरी, ऑन हिज साइड आइडोलेटरी एज मच एज एनी, ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर। ये बोलते हैं आपके बेन जॉनसन क्या बोलते हैं, आई लव्ड द मैन, शेक्सपियर को बोल रहे हैं कि मैं उस आदमी को प्यार करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, और उनकी जो यादें हैं साइडोलेटरी, उनका जो यादें हैं वो जो है उनका मैं सम्मान करता हूँ,
सम्मान करता हूँ, और उनका जो ओपन फ्री नेचर है उसका भी। तो ये कौन बोले हैं? तो ये बोले हैं आपके बेन जॉनसन बोले हैं शेक्सपियर के लिए। अगला कोटेशन देख लेते हैं कौन बोले हैं। अगला है सोल ऑफ द एज, सोल ऑफ द एज यानी इस उस एज के आत्मा, द एप्लॉज डिलाइट वंडर ऑफ और स्टेज, यानी कि शेक्सपियर के बारे में बोल रहे हैं, ये बेन जॉनसन बोल रहे हैं दोस्तों। उनको आत्मा बोलते हैं उस एज का, यानी कि एलिजाबेथन एज का आत्मा बोलते हैं, अपलॉज बोलते हैं, डिलाइट भी बोलते हैं, वंडर भी बोलते हैं उस टाइम का। दाऊ हैड्स स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये कोटेशन बार बार आता है दोस्तों स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीन का, कि शेक्सपियर जो है स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक का ही नॉलेज रखते हैं। तो ये जो है दोस्तों ये बेन जॉनसन के द्वारा ही बोला गया है। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, यानी कि वो केवल एक एज के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए हैं। कि कौन? शेक्सपियर। बेन जॉनसन इन हिज पोयम टू द मेमोरी ऑफ माई बिलोवेड मास्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैड लेफ्ट अस स्वीट सन ऑफ एवोन। देखिए ये एक वर्क लिखते हैं बेन जॉनसन, कौन सा? टू द मेमोरी ऑफ माई बिलोवेड मास्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैज़ लेफ्ट अस स्वीट सन ऑफ एवोन। देखिए इस चैप्टर ये जो इनका बुक का नाम है स्वीट सन ऑफ एवोन, इसमें भी एक ये बात बोल देते हैं स्वीट सन ऑफ एवोन, एक टाइटल इनको देते हैं शेक्सपियर को, और ये टाइटल भी बहुत फेमस हो जाता है स्वीट सन ऑफ एवोन। और ये जो है ये इन्हीं के ऊपर लिखा गया एक बुक है जिसमें कि ये सारी बातें बताते हैं। आगे चलते हैं। बेन जॉनसन ही कंटेम्प्रेरी रहते हैं जो कि इनकी बड़ाई करते हैं। बेन जॉनसन हो गए और आपके क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, यही लोग इनकी बड़ाई करते हैं। बाकी सब लोग इनका क्रिटिसिज्म ही किए हैं। पूरे के पूरे जो यूनिवर्सिटी वीट्स हैं क्रिटिसिज्म करते हैं, केवल मार्लो को छोड़ करके। अगला देखते हैं। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑल टाइम, ये भी आपको बता दिए, इसके पहले वाले में आया था कि वो केवल एक एज के नहीं बल्कि हमेशा के लिए वो क्या हैं? जीनियस हैं, यानी मास्टर हैं, जितना बोला जाए कम है शेक्सपियर के लिए। और आगे है आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये जो बोला गया है ये मिल्टन के द्वारा बोला गया है। मिल्टन क्या करते हैं जानते हैं? मिल्टन कभी बोलते हैं, मिल्टन जो है कभी बोलते हैं कि शेक्सपियर जो हैं वो क्या हैं? स्वीट और फैंसी हैं, ठीक है, और उनको बच्चा भी बोलते हैं, कभी प्यारे छोटे भी बुलाते हैं, छोटे बेटे भी बुलाते हैं, प्यारे बेटे, ठीक है। ये सब कौन बोलते हैं? बच्चा, बेटा, ये सब का सब मिल्टन ही बोलते हैं शेक्सपियर को। क्या बोले हैं? स्वीटेस्ट शेक्सपियर है फैंसी चाइल्ड, फैंसी चाइल्ड, ये आप याद रखिएगा, फैंसी चाइल्ड तो आप भूलेंगे नहीं। फैंसी चाइल्ड किसने बोला है? जॉन मिल्टन बोले हैं। आगे देखते हैं। टू बिगिन देन with Shakespeare, he was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul। ये जो बोला गया है ड्राइडन के द्वारा बोला गया है। किसने बोला गया है? एसेज ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। ड्राइडन कौन है? तो ड्राइडन वही है जो रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं, जो रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं, और उनका एक क्रिटिकल वर्क है एसेज ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। उसमें ये बोलते हैं, शेक्सपियर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टू बिगिन देम, यहाँ पे देन नहीं, यहाँ पे देम होना चाहिए था, देम विथ शेक्सपियर ही वॉज द मैन हु ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोइट्स। यानी कि शेक्सपियर को सब मिला करके ये बोलते हैं कि शेक्सपियर के अंदर जो है वो मॉडर्निटी भी है और क्लासिक मॉडर्न भी है और एंशियंट भी है। शेक्सपियर को बोलते हैं कि शेक्सपियर जो हैं उनके अंदर दोनों गुण है, क्लासिक्स का भी है और मॉडर्न का भी गुण है। ये कौन बोले हैं? तो ये बोले हैं जॉन ड्राइडन। अगला है आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर, यानी कि ये जो बोला गया है कि आई एडमायर हिम मतलब किसको बोला गया है? जॉनसन को। जॉनसन और शेक्सपियर एक ही टाइम पीरियड के रहने वाले हैं, एलिजाबेथन एज के। तो ड्राइडन बोलते हैं इन हिज एसेज ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। अभी ड्रामेटिक पोएजी का देखे है ना, जिसमें कि शेक्सपियर को ड्राइडन बोलते हैं कि वो मॉडर्न भी हैं और एंशियंट भी हैं। और अगले में बोल रहे हैं आई एडमायर हिम, यानी ये बेन जॉनसन को एडमायर भी करते हैं लेकिन शेक्सपियर को क्या करते हैं? प्यार करते हैं। किसने बोला है? तो ये बोले हैं जॉन ड्राइडन, एसेज ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। अगला है डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फ्रेम, व्हाट नीडेस्ट दाउ
दाऊ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। ये जो लिखा गया है मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, पोयम है एक ठो, मिल्टन लिखे हैं शेक्सपियर के ऊपर, ऑन शेक्सपियर। ये 1630 में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि ऑन शेक्सपियर मिल्टन के द्वारा किस सन में लिखा गया है। तो इसमें मिल्टन बोलते हैं कि डियर सन ऑफ मेमोरी। ठीक है, अभी आपसे बोले थे ना कि बेटा, बच्चा, प्यारे, सन, चाइल्ड, ये किसने बोला है? ये मिल्टन बोले हैं। इसके पहले हम लोग जो देखे थे उसमें क्या बोले थे? उसमें चाइल्ड बोले थे। ठीक है, और इसमें सन बोल दिए। तो ये सारी चीज़ें आपका जब आए, की पॉइंट याद रखिएगा, जब आए तो आप मिल्टन को लगाइएगा। ग्रेट हेयर ऑफ फेम, ये सारी चीज़ें कौन बोले हैं? मिल्टन बोले हैं। अगला देखते हैं। देखिए अगला है वन डे, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वन डे व्हेन देयर इज़ नो मोर ग्रेट ब्रिटेन, when there is no more United States, when there is no more English language, will exist Shakespeare, we will speak Shakespeare। यानी कि इसमें जो है माचड़ो दे एसिस, माचड़ो दे एसिस, ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि ग्रेट ब्रिटेन भी नहीं रहेगा, ग्रेट ब्रिटेन नहीं रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब यूनाइटेड स्टेट नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब इंग्लिश लैंग्वेज नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि शेक्सपियर जो है विल एग्जिस्ट शेक्सपियर। ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी, लेकिन जो है शेक्सपियर रहेंगे, शेक्सपियर जिंदा रहेंगे और हम शेक्सपियर को ही बोलेंगे, यानी शेक्सपियर की ही भाषा बोलेंगे। तो ये किसने बोला है? माचडो दे एसिस बोले हैं। क्या है कि एक दिन जो है ग्रेट ब्रिटेन भी ख़त्म हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट भी ख़त्म हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शेक्सपियर जिंदा रहेंगे और वो उनकी जो बातें हैं, वो उनकी जो भाषा है, लैंग्वेज, सब कुछ जिंदा रहेंगी। ठीक है, सोसाइटी में रहेंगी। अगला देखते हैं। दांते एंड शेक्सपियर डिवाइडेड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, यानी कि दांते और शेक्सपियर जो हैं मॉडर्न वर्ल्ड को अपने बीच में डिवाइड कर लिए हैं। देयर इज़ नो थर्ड, ये बोला गया है टी.एस. इलियट के द्वारा सेलेक्टेड एसेज में। यानी टी.एस. इलियट का एक वर्क है सेलेक्टेड एसेज, उसमें क्या बोलते हैं कि दांते और शेक्सपियर जो है मॉडर्न एज को आपस में बांट लिए हैं, कोई तीसरा नहीं बांट पाया है। ये कहने का इनका मतलब है। अगला है अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन, दूसरे लोग जो हैं हमारे क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं। दाउ आर्ट फ्री, आप इस कला से अनभिज्ञ हो। ये कौन बोलते हैं? मैथ्यू अर्नोल्ड बोलते हैं। वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज। ये जो है मैथ्यू अर्नोल्ड इनको बोलते हैं कि मैं, अदर लोग जो हैं हमारे क्वेश्चंस को जो है इग्नोर करते हैं, लेकिन आप इस कला से अनभिज्ञ हो। वी आस्क एंड आस्क, मैं पूछता हूँ। दाउ स्माइलेस्ट, आप स्माइल करते हो और स्माइल करते हो। ये जो है बोला गया मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। किसमें बोला गया है? इनका एक सोनेट था मैथ्यू अर्नोल्ड का, और किसके ऊपर लिखे हैं? शेक्सपियर के ऊपर। क्या है? इन हिज सोनेट शेक्सपियर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन, ये वाला। अगला देखते हैं। द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड आवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर। अब इनको देखिए, ये बोले हैं आपके टी.एस. इलियट, थॉमस ईस्टन, सॉरी दोस्तों, एस.टी. कॉलरिज, थॉमस ईस्टन, सैमुअल टेलर कॉलरिज। क्या है? सैमुअल टेलर कॉलरिज। वो बोलते हैं कि शेक्सपियर जो हैं वो ग्रेटेस्ट जीनियस हैं, परहैप्स ह्यूमन नेचर है जो कि प्रोड्यूस हुआ है माइरेड माइंडेड शेक्सपियर, यानी कि असंख्य दिमाग वाले हमारे शेक्सपियर। कॉलरिज जो हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा, कॉलरिज जो हैं वो क्या करते थे? अफीम का यूज़ करते थे। अफीम ये यूज़ करते थे। अफीम यूज़ करने के बाद इंसान को, कोई भी इंसान जो है वो एक नहीं दिखता है, वो असंख्य दिखेगा। यानी अफीम का नशा करने के बाद तो आदमी को एक नहीं लाख दिखते हैं लोग। तो वही बोल रहे हैं आवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर। ये ट्रिक है दोस्तों, इसको सीरियस मत लीजिएगा। माइरेड माइंडेड शेक्सपियर, अफीम का नशा करने के बाद इनको शेक्सपियर जो है असंख्य दिखने लगते हैं। अगला है
इन अ वर्ल्ड ही इज़ यूनिवर्सल पोएट। विलियम जे लॉन्ग बोलते हैं। विलियम जे लॉन्ग वही हैं जिनका कि हिस्ट्री का बुक चलता है दोस्तों, जो कि शेक्सपियर के एज को 4 भागों में डिवाइड किए हैं। और इनका हिस्ट्री का लोग आप लोगों में से कुछ लोग पढ़े भी होंगे कि इसमें ये बोलते हैं इन अ वर्ड, एक शब्द में जो है ही इज़ अ यूनिवर्सल पोएट। वो जो है शेक्सपियर जो है यूनिवर्सल पोएट हैं। ठीक है, ये संसार में इनको फेमस भी कर दिए हैं, यूनिवर्सल पोएट कहे हैं और उनको यूनिवर्सल पोएट बना भी दिए हैं अपने बुक में। अगला है आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं याद है कि कोई बुक, पर्सन या कोई इवेंट, घटना जो कि मेरे जीवन में हो, जो शेक्सपियर से ज़्यादा इम्प्रेशन मेरे ऊपर छोड़ी हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, यानी कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसी घटना नहीं है जो शेक्सपियर से ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव डाली हो। ये किसने बोला है? ये बोले हैं गोथे बोले हैं। गोथे इस बात को बोलते हैं। अगला है शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज़ बट ओनली हीरोइंस, यानी शेक्सपियर के पास जो है केवल हीरोइंस है। ठीक है, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज़, कोई हीरोज़ नहीं है, केवल क्या है, हीरोइंस है, यानी हीरोइन को वो प्रायोरिटी दिए हैं। ये किसने बोला है? तो ये बोले हैं आपके जॉन रस्किन। रस्किन जो है वो क्या बोले हैं कि केवल हीरोइन है, ना कि हीरोज़ हैं इनके प्लेस में। अगला है शेक्सपियर इज़ अ ड्रंकन सेवेज विथ सम इमेजिनेशन हुज प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा। अब इसमें बोला जा रहा है शेक्सपियर जो है वो ड्रंकन सेवेज है, किसके साथ है? सम इमेजिनेटिव हुज प्लीज ओनली लंदन एंड कनाडा। अब इनका कहने का, वोल्टेयर का कहने का मतलब है कि शेक्सपियर ऐसे सेवेज हैं जो कि केवल कनाडा और लंदन को अपने प्लेस से जो है, केवल कनाडा और लंदन को जो है खुश किए हैं, प्लीज़ किए हैं। केवल किसको किए हैं? अपने प्लेस से। तो अपने प्लेस से जो खुश किए हैं वो लंदन और कनाडा को ही खुश किए हैं। ये किसने बोला है? तो ये बोले हैं वोल्टेयर। अगला देखते हैं, ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्लेज मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड, हैमलेट इज द स्लोवेस्ट मूवमेंट। एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज क्या बोलते हैं? एस.टी. कोलरिज बोलते हैं कि जो मैकबेथ है दोस्तों वो क्या है, मोस्ट रैपिड, बहुत तेज़ है, और हैमलेट जो है बहुत स्लो है। ठीक है, कैसे स्लो है? तो देखिए मैकबेथ जो है, मैकबेथ में एक तो ये सबसे शॉर्टेस्ट प्ले होता है इनका, और ये जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। इसमें जो है दोस्तों, इसमें मर्डर एक के बाद एक जो है कंटिन्यू मर्डर होता जाता है, और इसमें जो है ये बहुत स्लो चलता है। एक ही बात को करते करते लगभग एक एक्ट तो ऐसे ही ख़त्म कर जाते हैं कि क्या करना है। तो ये बहुत स्लो चलता है हैमलेट में केवल आखिरी में जाकर के कुछ मर्डर होता है, और मैकबेथ में जो है एक सीरियल बाय सीरियल, एक टाइम पीरियड से ये मर्डर जो है चलता है। ठीक है, इसलिए जो है एस.टी. कोलरिज इसको बोलते हैं कि मैकबेथ जो है रैपिड है, बहुत तेज़ है, और हैमलेट जो है बहुत स्लो है। ठीक है, अगला देखते हैं, विल यू गिव मी योर इंडियन एम्पायर ऑफ योर शेक्सपियर, यू इंग्लिश नेवर हैव हैड एनी इंडियन एम्पायर और नेवर हैव हैड एनी शेक्सपियर। थॉमस कार्लाइल इन लेक्चर ऑन द हीरो एज अ पोएट डांटे शेक्सपियर। यानी कि जो थॉमस कार्लाइल हैं दोस्तों, वो लिखते हैं अपने लेक्चर ऑन हीरो एज अ पोएट डांटे एंड शेक्सपियर, यानी कि हीरो एज अ पोएट डांटे एंड शेक्सपियर। इस बुक में लिखते हैं, विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर, इंडियन एम्पायर को इनके मांगते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि वो जो एम्पायर है हमको दे दीजिए। नेवर हैड एनी इंडियन एम्पायर, उनके पास कोई एक एम्पायर नहीं है, यही सब बताते हैं किसमें, डांटे और शेक्सपियर में। अगला देखते हैं क्या है। अब इसमें देखिए दोस्तों, अब जो है चालू हो गया है, तो अब जो चालू हुआ है वो चालू हुआ है इनके वर्क के बारे में। वेनस एंड एडोनाइस, देखिए ये जो है इनका शॉर्ट नोट्स है शेक्सपियर के ऊपर, जो है ये लिखे हैं रंजीत सिंह, जो लिखे हैं शॉर्ट नोट्स लिखे हैं शेक्सपियर के पोएम्स पे।
तो इसमें क्या क्या है देखते हैं। वीनस एंड एडोनाइस है पहला वाला जो पोयम है इनका, वीनस एंड एडोनाइस, जो कि 1594 में आता है। और ये 1594 में पोयम क्यों आता है, इसके पहले चलता है इनका ड्रामा। तो पोयम इसलिए आता है क्योंकि उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है प्लेग इंग्लैंड में फैल जाता है, ब्रिटेन में, जिस वजह से थिएटर बंद हो जाती है और उसके बाद इनको कुछ नहीं दिखता है तो ये पोयम लिखना शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर। उसी टाइम पे लिखते हैं वीनस एंड एडोनाइस। यह एक पोयम है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, डेडिकेट किया गया है हेनरी वर्सले या अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। और ये जो लिखा गया है ये लिखा गया आपका 92 से 93 में, ठीक है, 92 से 93 में। When the outbreak of plague in London caused the city authorities to close all the public playhouse। अब इस टाइम पर बोला गया था कि जो पब्लिक प्ले हाउस है उसको जो है बंद कर दिया जाए, अथॉरिटीज़ के द्वारा बंद करवाया गया था। तो इस वजह से जो है इस टाइम पर लिखते हैं वीनस एंड एडोनाइस। और ये जो इट्स प्लॉट इज बेस्ड ऑन पैसेज फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। It is written in stanzas of 6 lines, contains Shakespeare's most graphic depiction of sexual excitement। ये जो है दोस्तों, ये जो लिया गया है इसका जो प्लॉट है वो किस पे बेस्ड है, वो है ओविड जो है क्लासिकल राइटर ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है, उसी पर ये बेस्ड है। और ये जो लिखा है ये 6 लाइन स्टेंजाज में लिखा गया है, 6 लाइन स्टेंजाज में लिखा गया है। और ये मोस्ट ग्राफिक है, डिपिक्ट किया गया है सेक्सुअल एक्साइटमेंट के बारे में, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के बारे में लिखा गया है। एड्रेस किसको किया गया है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, ठीक है। और ये 6 लाइन में होता है। अगला है रेप ऑफ ल्यूक्रेस। ये जो है दोस्तों 94 में लिखा जाता है। देखिए एक बार 1593 में लिखते हैं, ये लिखने की बात कर रहे हैं 93 में, दूसरी बार कब लिखते हैं 1594 में। इन दोनों टाइम पीरियड में क्या होता है कि प्लेग चलता है इंग्लैंड में, फैल जाता है, इस वजह से ये थिएटर्स बंद होते हैं। और इसी टाइम पे 93-94 में जो है ये अपना पोयम को प्रोड्यूस करते हैं। रेप ऑफ ल्यूक्रेस, रेप ऑफ ल्यूक्रेस जो है दोस्तों ये जो है ये एक नरेटिव पोयम है, लेजेंडरी ल्यूक्रेसिया के बारे में है। इट इज़ आल्सो डेडिकेटेड टू हेनरी वर्सले, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। द प्लॉट इज बेस्ड ऑन द स्टोरी डिस्क्राइब्ड इन बोथ ओविड्स फास्टी एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ रोम। ओविड का एक वर्क है दोस्तों, फास्टी या फिर लाइफ हिस्ट्री ऑफ रोम, इन दोनों से लिया गया है इसका जो स्टोरी है। द पोएम इज कंसिस्ट ऑफ 47 स्टेंजाज, 47 स्टेंजाज ऑफ 7 लाइन, यानी एक स्टेंजा में जो है 7 लाइन्स है। रिटन इन द राइम रॉयल, 7 लाइन है इसमें दिया है दोस्तों, 7 लाइन में लिखा गया है। 7 लाइन का स्टेंजा क्या होता है दोस्तों, राइम रॉयल होता है। राइमिंग स्कीम क्या है, AB BCC, AB BCC। अगला है आपका अ लवर्स कंप्लेंट। ये जो है आपका नरेटिव पोयम है, ये पब्लिश हुआ था एन अपेंडिक्स टू द ओरिजिनल एडिशन ऑफ शेक्सपियर सोनेट 1609, यानी कि जब शेक्सपियर का सोनेट पब्लिश किया गया था थॉमस थॉर्पे द्वारा। अभी एक थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे, नहीं पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि जो सोनेट पब्लिश किया गया वो थॉमस थॉर्प के द्वारा किया गया है। और उसके बाद जो इनका वर्क है शेक्सपियर का जो प्लेज है 36 प्लेज जो पब्लिश किया गया है फर्स्ट फोलियो में, वो हेमिंग एंड कैंडल के द्वारा किया जाता है। और सोनेट जो है थॉमस थॉर्प के द्वारा किया जाता है। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 47 स्टेंजाज, इसमें भी 47 स्टेंजाज है जो कि 7 लाइन का होता है। राइम रॉयल जो है वही है AB BCC, ठीक है। ये जो पब्लिश होता है वो सोनेट जो शेक्सपियर का पब्लिश होता है उसके साथ ये पोएम पब्लिश होता है, लवर्स कंप्लेंट। अगला है शेक्सपियर्स सोनेट इज द टाइटल ऑफ कलेक्शन ऑफ 54 सोनेट्स पब्लिश्ड इन 1609 क्वार्टो बाय द थॉमस थॉर्प। द फर्स्ट 126 sonnet dedicated to Mr. W.H., who has been identified as William Herbert, Earl of Pembroke, Henry Worsley, Earl of Southampton. The rest 127 to 154 are addressed to Dark Lady
हु हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मैरी फिटन। अब इसमें देखिए ओवरऑल यही बताया गया है कि ये जो है 1609 में पब्लिश होता है थॉमस थॉर्प के द्वारा। जो सोनेट है थॉमस थॉर्प के द्वारा 1609 में पब्लिश किया जाता है। इसमें जो है 1 से लेकर के 126 तक आपका एड्रेस जो किया जाता है विलियम हर्बर्ट को किया जाता है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। और उसके बाद जो है हेनरी वर्सलो को किया जाता है, जो ये है अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। ठीक है, ये इतना लिखा डेडिकेट किया जाता है। उसके बाद जो है 126 से लेकर के 152 तक जो है डार्क लेडी को किया जाता है। ठीक है, मैरी फिटन या डार्क लेडी, देखिए ना मैरी फिटन है, इनको डार्क लेडी भी बोला जाता है। ठीक है, द फाइनल 2 सोनेट्स आर allegorical treatment of love, Greek epigrams referring to the title love god। यानी कि ये 2 जो बचता है 152 तक तो जो है आपका हो जाता है। उसके बाद 2 जो बचता है वो गॉड क्यूपिड को लिखा जाता है, लव गॉड क्यूपिड को। उसके बाद जो है हिज सोनेट इज डिवाइडेड इन 3 क्वार्टरन्स एंड 1 राइमिंग कपलेट। द राइमिंग स्कीम ऑफ द क्वार्टरन्स इज ए बी सी डी ई एफ जी जी। ठीक है, क्या है दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी जी। ठीक है, ई एफ जी जी। उसके बाद जो है दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि सोनेट का फॉर्म समझ में आ गया। 14 लाइन का होता है, 3 क्वार्टरन 1 कपलेट होता है, ए बी सी डी ई एफ जी जी होता है। लेकिन जो है एक चीज़ नोट करने वाली है, वो क्या नोट करने वाली है कि इनका जो तीन सोनेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर का है। कैसे डिफरेंट है, तो देखिए सोनेट 99 नंबर का जो सोनेट है उसमें जो है 99 वाले में कितना लाइन होता है, तो जो 99 वाले में जो सोनेट होता है उसमें जो है आपका कितना लाइन होता है, आपका 15 लाइन होता है 99 नंबर का सोनेट। उसके बाद जो सोनेट नंबर 126 है उसमें जो है 12 लाइन का होता है। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 12 का आधा कर दीजिएगा, आपका 26 हो जाएगा। या 126 का आप अगर आधा करेंगे, इसका डबल करिएगा 12 का तो 26 हो जाएगा, और इसका आधा करिएगा तो 12 हो जाएगा। तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा। तो जो 126 नंबर का जो सोनेट है उसमें 12 लाइन ही है, जो 99 नंबर का सोनेट है उसमें 15 लाइन ही है। उसके बाद आपका 145 नंबर का जो सोनेट है उसमें जो है आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज़ किया था। टेट्रामीटर क्या है, 4 सिलेबल जो होता है उसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, 4 सिलेबल में लिखा गया है। अगला है आपका जो शुरू हो गया है वो शॉर्ट नोट्स ऑन शेक्सपियर्स ड्रामाज। शेक्सपियर का जो ड्रामाज है उस पे किया गया है अगला। तो अगला ड्रामाज जो है वो देख लेते हैं। इसमें है दोस्तों 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना देखिए 1590 से लेकर के 91 तक है। इसमें जो है वो सोर्स जो है लिया गया है 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना का, जॉर्ज डी मोंटेमेयर्स लॉस साइट लिब्रोज डे ला डायना। लॉस मोंटेयर्स लॉस साइट लिब्रोज डे ला डायना, ये 7 बुक्स ऑफ डायना का है। 7 बुक्स ऑफ डायना इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है जॉर्ज डी मोंटेमेयर के द्वारा लिखा गया है, इसी से सोर्स लिया गया है। इसका जो सेटिंग है दोस्तों वो वेरोना में है, मिलान में है, और है आपका फ्रंटियर्स ऑफ मांटुआ में भी ये जो होता है ये सेटिंग होता है। पहली बात कि ये वेरोना में 2 बंदे होते हैं, वो जो है कहाँ चले जाते हैं, मिलान चले जाते हैं। उसके बाद जो है मंटुआ का बात होता है, मंटुआ में मिलते हैं। तो ये सेटिंग हो गई आपकी। उसके बाद मेन कैरेक्टर भी देख लेते हैं कि मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो मेन कैरेक्टर जो है एक जहाँ पर ये जाते हैं वहाँ पर एक ड्यूक वेनिस से होकर के 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना से होकर के वेरोना से
दो यंग मैन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जाते हैं आपके मिलान जाते हैं। मिलान में एक सिल्विया होती है, उसके पिता होते हैं। तो ड्यूक कौन होता है, सिल्विया के पिता होते हैं। उसके बाद वेलेंटाइन होता है और प्रोटियस होता है। वेलेंटाइन और प्रोटियस यही दोनों जो है कहाँ जाते हैं, मिलान जाते हैं, वेरोना से मिलान जाते हैं। उसके बाद एंटोनी होता है जो कि प्रोटियस का पिता होता है। थ्यूरियो होता है जो कि फुलिस राइवल होता है वेलेंटाइन फॉर सिल्विया। वो जो है ये फुलिस राइवल होता है वेलेंटाइन का, जो सिल्विया के लिए होता है। अगला है आपका एक इसमें आता है स्पीड का नाम जो है क्लोन इज सर्वेंट टू वेलेंटाइन का सर्वेंट होता है। जूलिया है जो कि लव करती है प्रोटियस से। जूलिया जो है दोस्तों वो लव करती है प्रोटियस से। और ये जानिए कि मिलान सबसे पहले कौन जाता है, मिलान सबसे पहले वेलेंटाइन जाता है, वेलेंटाइन जाता है मिलान में। उसके बाद जो है प्रोटियस भी पीछे पीछे जाता है अपने पिता के कहने के बाद। उसके बाद जो है ये सिल्विया आती है, सिल्विया जो कि ड्यूक की बेटी होती है और लव करती है वेलेंटाइन से। लूसिटा कौन होती है, तो ये जूलिया की वेटिंग वुमेन है, वेटिंग वुमेन यानी उनके साथ रहने वाली। क्रैब कौन है, लॉन्स डॉग, लॉन्स का जो है डॉग होता है कौन, क्रैब होता है। और इसमें जो है फेमस स्पीच देख लेते हैं कि फेमस जो लाइंस है या स्पीच है जो बोली गई है ड्रामा में, वो किसके द्वारा बोली गई है और क्या क्या बोली गई है। तो अगला है होम कीपिंग यंग हैव ईवर होमली वीड्स, यानी कि होम कीपिंग यूथ जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, होमली वीट, यानी कि आपकी जो गृह वाली जो बुद्धि होती है, गृहिणी बुद्धि होती है, वैसे हो जाते हैं जो यूथ होम देखते हैं। होम का जो घर का रखवाला होते हैं, जो घर का देखभाल करते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, वो हो जाते हैं गृहिणी वाले बुद्धि के हो जाते हैं। ये बोला जाता है वेलेंटाइन के द्वारा। वेलेंटाइन जो होता है दोस्तों वो चला जाता है आपका टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो वेरोना में होते हैं ये दोनों के दोनों, प्रोटियस और वेलेंटाइन। लेकिन वेलेंटाइन क्या करता है दोस्तों, ये चला जाता है कहाँ पे चला जाता है दोस्तों, ये मिलान चला जाता है। और मिलान जाने के बाद जो है ये किसको बोलता है, वेलेंटाइन को। वेलेंटाइन जो है वो बोलता है प्रोटियस को कि होम कीपिंग यूथ हैव ईवर होमली विट्स। अगला देखते हैं लव इज लाइक अ चाइल्ड दैट लॉन्ग्स फॉर एवरीथिंग दैट ही हैड टू कम, यानी कि जो प्यार है दोस्तों वो कैसा होता है, एक बच्चे के समान होता है जिसको कि सारी चीज़ें जो आने वाली होती हो बहुत दूर लगती है। ये किसके द्वारा बोला गया है, तो ये ड्यूक के द्वारा बोला गया है, ड्यूक जो मिलान का रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है आपका अगला है ओ हेवन वेयर मैन बट कॉन्स्टेंट ही वर परफेक्ट, यानी कि ओ हेवन वेयर मैन बट कॉन्स्टेंट, वो वर मैन बट कॉन्स्टेंट, वो आदमी था, वह एक आदमी था, लेकिन वो क्या था, अडिग था। ही वर परफेक्ट, वो क्या था, पूर्ण भी था, यानी वो एक अडिग, वो एक मैन था, वो एक इंसान था, फिर भी वो क्या था, कंस्टेंट था, लेकिन वो जो है क्या था, वो परफेक्ट भी था। तो ये जो बोला गया दोस्तों प्रोटियस के द्वारा बोला गया है। अगला देख लेते हैं द टू जेंटलमैन बिलीव्ड टू बी हिज द फर्स्ट play is often regarded one of the Shakespeare's weakest play. It has the smallest named cast of any play of Shakespeare. इसमें जो है दोस्तों, इसमें जो है वो शेक्सपियर का जो ये बोला जाता है वो फर्स्ट प्ले बोला जाता है, और इसमें जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं वो स्मॉलेस्ट नेम है। ठीक है, अगला चलते हैं, ये हो गया। उसके बाद जो है दोस्तों अगला है आपका, तो अगला है दोस्तों टेमिंग ऑफ द श्रीव। ये भी शेक्सपियर के द्वारा लिया गया है। इसमें शेक्सपियर क्या बोलते हैं, क्या दिखाए हैं, तो इसमें दिखाए हैं कि किसी भी चीज़ को
टेमिंग ऑफ द श्रू, किसी भी चीज़ को अपने बस में करना, लगाम लगाना, उसके बारे में बताते हैं। किसी भी चीज़ पे अपना कंट्रोल पाना या किसी भी चीज़ पे अपना लगाम लगाना। तो ये जो है दोस्तों 1590 से 91 तक लिखा गया है। और इसका जो सोर्स है वो एनोनिमस बैलेड है। कौन सा बैलेड है? अ मैरी जेस्ट ऑफ अ श्रेवेड एंड कस्टल वाइफ। ये जो प्रिंटेड किया गया है 1550 में था और उसी एनोनिमस वर्क को लेकर के ये सोर्स बनाते हैं। कौन? शेक्सपियर बनाते हैं टेमिंग ऑफ द श्रू का। और ये जो सेटिंग है दोस्तों ये पडुआ में है। उसके बाद ये सेटिंग कुछ टाइम तक जो पेट्रोचियो है उसके होम की है। पेट्रोचियो कौन होता है दोस्तों? तो आगे देखिएगा कैरेक्टर में हम आपको बताएंगे पेट्रोचियो कौन है। और उसके बाद आपका शेक्सपियर से पेट्रोचियो के घर का कुछ सीन होता है और जो है पडुआ का भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैरेक्टर्स को देख लेते हैं एक बार। कैरेक्टर्स में क्या बोला गया है? कैथरीन जो है वो क्या है? कैथरीन एक श्रीव, जो टाइटल दिया गया है दोस्तों वो श्रीव का यानी लगाम का जो टाइटल दिया गया है ये कैथरीन को दिया गया है। कैथरीन या केट, ये जो है एक बेटी होती है। किसकी बेटी होती है? बैप्टिस्टा होता है। एक बैप्टिस्टा होता है, किंग होता है, उसकी जो बेटी होती है वो कैथरीन होती है। जो ये देखिए जो बैप्टिस्टा है दोस्तों, बैप्टिस्टा रहते हैं, उनकी दो बेटी होती हैं। कौन कौन? कैथरीन और बियंका। देखिए ये कैथरीन है, ये बियंका। बड़ी वाली बहन जो होती है वो बहुत घमंडी होती है, छोटी वाली बहन बहुत अच्छी होती है, बेटी अच्छी होती है। उसके बाद जो पेट्रोचियो है वो हस्बैंड बनता है किसका? कैथरीन का। इसमें जो है दोस्तों ना आते हैं सब, इसके स्यूटर्स आते हैं, शादी के लिए प्रपोजल दिया जाता है। तो केट के लिए तो सब तैयार नहीं होते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी अड़ियल टाइप की होती है, थोड़ी झगड़ालू अड़ियल टाइप की होती है कैथरीन। और सब जो है ये बियंका से ही शादी करने के लिए तैयार होते हैं और इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। और इसकी शादी जो किससे करवाई जाती है? पेट्रोचियो से करवाई जाती है। देखिए हस्बैंड ऑफ कैथरीना का हस्बैंड होता है। ग्रेमियो, लुसेंटियो, हॉर्टेंसियो स्यूटर्स हैं बियंका के। यानी कि बड़ी बहन जो है उसका जो बिहेवियर रहता है थोड़ा अलग रहता है, सही नहीं रहता है, जिस वजह से उसकी जो बहन होती है बियंका, उसके शूटर्स इतने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्रेमियो, लुसेंटियो, हॉर्टेंसियो शूटर्स होते हैं। अगला है आपका क्रिस्टोफर स्लाई। वो कौन है? तो क्रिस्टोफर स्लाई जो है दोस्तों ये अभी जब प्ले शुरू होता है, बिगनिंग होता है, तभी एक क्रिस्टोफर स्लाई मिलता है जो एक ड्रंकेन थिंकर होता है, ठीक है। ड्रंक किया हुआ एक व्यक्ति होता है जिसको कि ये सब क्या करते हैं, कैरेक्टर वाले जो होते हैं और कैरेक्टर इसको एक, जब ये बार के बाहर पड़ा रहता है उसको क्या करते हैं, इसको कपड़ा वपड़ा चेंज करवा करके बोलते हैं कि जब ये होश में आएगा तो सब लोग क्या करेंगे, बॉडीगार्ड बन जाएंगे, बगल बगल खड़े हो जाएंगे कुछ लोग। और उसके बाद इसको बोलेंगे सर सर बोला जाएगा, इसको रिस्पेक्ट दिया जाएगा और ये भूल जाएगा कि ये पहले भिखारी था या ड्रंकर आदमी था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये कौन होता है ये सब जिसके साथ होता है? क्रिस्टोफर स्लाई होता है। उसके बाद है दोस्तों बार्थोलोम्यू लॉर्ड पेज बॉय। लॉर्ड्स पेज बॉय एक बार्थोलोम्यू भी होता है। उसके बाद जो है इसमें फेमस स्पीच देख लेते हैं। फेमस स्पीच इसमें है नो प्रॉफिट ग्रोज वेयर इज़ नो प्लेजर टीन इन ब्रीफ सर स्टडी व्हाट यू मोस्ट अफेक्ट। ये जो है ट्रेनियो रहता है वो ये बोलता है नो प्रॉफिट ग्रोज वेयर इज़ नो प्लेजर। अब इसमें बोलता है कि कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई प्लेजर नहीं है, कोई प्लेजर नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। इन ब्रीफ छोटे शब्दों में, स्टडी व्हाट यू मोस्ट अफेक्ट जो चीज़ें आपको ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। अगला है आपका अ वुमेन मूव्ड लाइक अ फाउंटेन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। अ वुमेन मूव्ड लाइक अ फाउंटेन ट्रबल्ड मडी इल सीमिंग थिक बेरेफ्ट ऑफ ब्यूटी Thy husband is thy Lord, thy life, thy keeper, thy head, thy sovereign, one that cares for thee
कैथरीन कैथरीन जो है स्टार्टिंग में तो बहुत दुष्ट रहती है। उसके बाद जब पेट्रोचियो अपने महल में ले जाता है तो कैथरीन से ऐसा बिहेव करवाता है कि कैथरीन जो होती है उसका जो अड़ियलपन रहता है वो ख़त्म हो जाता है। कैथरीन को खाना देना बंद कर देता है। कैथरीन से प्यार से बातें नहीं करता है और उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है कि वो कोई यंग जाता है तो उसको जब बोलता है पेट्रोचियो कि ये बुढ़ा है तो वो बोलती है हाँ बुढ़ा है। उसको जो कोई यंग जाता है उसको बोलता है बुढ़ा तो बुढ़ा बोलती है, और जब कोई बुढ़ा जाता है तो वो बोलता है यंग है तो यंग बोलती है। यानी सारा चीज़ जो है पेट्रोचियो के कहने पे करती है। और उसके बाद जो है जो सीन चलता है इसके पिता के घर में जब एक सीन आता है, इसकी बहन की जब शादी होती है, पार्टी होता है, उस टाइम पर जो है ये आता है पेट्रोचियो इसको इसके घर पर लेके आता है। उस टाइम पर जो है सारे जो रिलेटिव्स होते हैं, सारे मेल जो होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है अब यहाँ पे देखा जाएगा कि कौन किसको कितना मानता है, किसकी वाइफ किसको कितना मानती है। तो पेट्रोचियो जो है वो बुलाता है, सब अपने अपनी वाइफ को बुलाते हैं तो कोई नहीं आता है। उसके बाद जब कैथरीन को पेट्रोचियो बुलाता है, कैथरीन को जो दोस्तों पेट्रोचियो बुलाता है, कैथरीन केट बुलाता है तो ये दौड़ते हुए आती है और उस टाइम पर आकर के खड़ी हो जाती है। उसके बाद कैथरीन क्या करती है, जाती है और लड़कियों से औरतों से बोलती है कि जो आपके दाई हस्बैंड इज़ दाई लॉर्ड, आपके हस्बैंड जो है आपके लॉर्ड हैं, दाई लाइफ आपके जीवन है, दाई कीपर आपके रखवाले हैं, दाई हेड आपके मास्टर हैं, दाई सवरेन वन दैट केयर्स फॉर दी कैथरीन, मतलब तुमको उनका परवाह करना चाहिए। ये सारी बातें कौन बोलती है, कैथरीन, जो कि पहले बहुत इसके ऊपर किसी का लगाम नहीं चलता है। और पेट्रोचियो इसको जो है सुधार देता है ले जा कर के अपने महल में शादी करने के बाद, जबकि इसके पिता है इस सारी बातों को समझाते हैं कि कैथरीन कैसी है, लेकिन फिर भी ये पेट्रोचियो शादी करता है। तो चलिए इतना समझ में आ गया। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कहने पर ही प्लीज़ आप कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वीडियो जो है टाइम टाइम पे मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।